तो जेडीयू कार्यकारिणी के नाम से हरिवंश सिंह को बाहर कर दिया गया। टोटल 98 नाम इसमें शामिल है, लेकिन हरिवंश सिंह इसमें शामिल है और इसको लेकर के तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। ललन सिंह से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 9 अगस्त के बाद वह पार्टी की किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है शायद प्रधानमंत्री ने मना कर दिया हो। हालांकि ललन सिंह ने यह भी कहा कि वो तकनीकी रूप से पार्टी से बाहर नहीं जा सकते हैं। दरअसल हरिवंश सिंह फिलहाल राज्यसभा के सभापति हैं। पार्टी से उनकी अनबन चल रही है। इसका कारण बीजेपी से नजदीकियां ही है, खासकर पीएम मोदी से। जेडीयू ने सभी सांसदों को संसद भवन के उद्घाटन समारोह को सभी सांसदों से बहिष्कार करने के लिए बोला था, लेकिन हरिवंश नारायण उस कार्यक्रम में शामिल हो गए थे, जिस पर पार्टी नेताओं ने नाराजगी जताई थी। उसके बाद हरिवंश ने जुलाई में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद माना गया कि अब उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। हरिवंश का बीजेपी की तरफ से बढ़ते झुकाव को देखते हुए जेडीयू ने अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं दी है, जबकि पार्टी के बाकी तमाम नेताओं को जगह दी गई। तो इसके चलते माना जा रहा है कि हरिवंश को जेडीयू से किनारे लगा दिया है। किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं, और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, तो इसलिए वो नहीं आते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि उप सभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया है। उप सभापति भारतीय जनता पार्टी को तो राज्यसभा में बहुमत है नहीं, तो यह क्षेत्रीय पार्टी के वोट के बल पर वो बने, और क्षेत्रीय पार्टी के वोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन कर मांगा उनके लिए। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जेडीयू ने कार्यकारिणी का नाम की घोषणा की, 98 लोग इसमें शामिल है। तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। एक दलील हमारे सामने ये भी आई है कि संवैधानिक पद पर है हरिवंश सिंह, इसी वजह से उनको इस कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वरी हजारी जी, तो उनका नाम भी है, उसमें उनका नाम मेंशन है। तो संवैधानिक पद पर रहते हुए वो कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं, तो उप सभापति क्यों नहीं राज्यसभा के? सवाल ये भी है। दलील आपने ललन सिंह का भी सुना, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2024 के चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के जदयू ने जंबो जेट राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई है, यानी कि 98 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जातीय समीकरण का पूरी तरह से ख्याल रखा गया। और इसमें विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, और फिर जो सांसद हैं, दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सांसदों को इसमें रखा गया है। लेकिन राज्यसभा के सांसद ही नहीं, राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, उनको नहीं रखा गया है। कभी हरिवंश जी नीतीश के बहुत बड़े समर्थक थे, और हरिवंश जी की जो यात्रा रही है राज्यसभा की यात्रा, उसमें सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि जब हरिवंश प्रभात खबर के संपादक हुआ करते थे, तो उन्होंने नीतीश के पहले और दूसरे कार्यकाल की काफ़ी तारीफ की थी, और अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें और संपादकीय स्तंभ लिखा करते थे। नीतीश के विभिन्न दौरों में भी हरिवंश जी शामिल रहे, और यही वजह रही कि एन.के. सिंह जैसे लोगों को, शिवानंद तिवारी जैसे लोगों को दरकिनार करके 2014 में हरिवंश जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। 2018 में हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बने। 2014 का जो काल था वो नीतीश के लिए संक्रमण का काल था। उसी समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अवतरित हुए थे और प्रधानमंत्री बने थे, और अपनी बुरी हार के चलते नीतीश ने इस्तीफा दे दिया था। नीतीश को लगा कि हरिवंश एक पढ़े लिखे और बेहतर पत्रकार रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के भी वो मीडिया सलाहकार रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में वो नीतीश के लिए कुछ बेहतर काम करेंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। 2018 में, यानी कि 2017 में जब नीतीश ने फिर महागठबंधन का त्याग करके जब वो आए थे बीजेपी के साथ, तो 2018 में हरिवंश को उपसभापति का पद दिया गया।
2020 में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन फिर उनको दोबारा दिया गया। आपने देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त ही क्या क्या हुआ। आरसीपी जी को बेदखल किया गया। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद जब आरसीपी केंद्र में मंत्री बने और परिणाम क्या हुआ कि आरसीपी को बेदखल कर दिया गया। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनको हटाया गया। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को लगा कि हरिवंश के खिलाफ अभी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। आप पूछेंगे कि हरिवंश के खिलाफ कार्रवाई क्यों, तो 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हरिवंश जदयू की अदालत में खड़े हैं। पहला मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि हरिवंश वहाँ नहीं जाएंगे, जो नए संसद का उद्घाटन होना है उसमें वो नहीं जाएंगे। हरिवंश वहाँ चले गए, वहाँ गए ही नहीं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी ने बायकॉट किया था, विपक्षी पार्टियों ने बायकॉट किया था। हरिवंश उस कार्यक्रम में शिरकत ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने संबोधन भी किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी की थी। आपको याद होगा कि उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया था और कितना हंगामा हुआ था। दूसरा मामला आया कि दिल्ली में जो राज्य केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया था, तो व्हिप, तो उस व्हिप के वक्त जब वोटिंग का मामला आया तो उस वक्त भी हरिवंश सभापति उपसभापति की कुर्सी पर चले गए, यानी कि उन्होंने व्हिप का पालन नहीं किया और वो चले गए। और तीसरा मुद्दा है, वो मुद्दा है कि पार्टी की जो बैठकें हैं उस बैठकों में वो अभी तक शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार ने एक बार उनको बुलाया भी था तो वो नहीं आए। तो ऐसी परिस्थिति में जदयू के पास, यानी कि नीतीश कुमार के पास हरिवंश को बाहर का रास्ता दिखाने के अलावे कोई उपाय नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी ये चुनावी वर्ष है और अगर नीतीश कुमार हरिवंश को जदयू से निकालने के लिए, पार्टी से बेदखल करने के लिए, उनकी समाप्त करने के लिए अगर राज्यसभा के सभापति को लिख करके भी देते हैं, तो चूंकि बीजेपी केंद्र सरकार में है, राज्यसभा के सभापति धनखड़ जी बीजेपी से आते हैं, तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को लगा और जदयू को लगा कि कहीं न कहीं हरिवंश जी को हम विद्रोही भी बना लें और हरिवंश जी को की सदस्यता भी नहीं जाए, यानी कि जदयू से निष्कासित करने के बाद भी उनकी सदस्यता के मामले को अगर पेंडिंग रखा जाता है तो नीतीश कुमार और जदयू की किरकिरी होगी। यही वजह है कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन पार्टी संगठन में तो नीतीश कुमार हैं, ललन सिंह है, तो उसमें तो अधिकार है ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और यही वजह है कि एक छोटे से नेताओं को, कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, लेकिन हरिवंश को उससे बेदखल कर दिया गया है। और यही वजह है कि आज ललन सिंह ने अपनी भड़ास निकाल ली। ललन सिंह ने कहा कि इस तरह की जो स्थिति आई है उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि हरिवंश पिछले मतलब यानी कि कह दीजिए कि 9 अगस्त 2022 को जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा है, महागठबंधन के साथ आए हैं, उस वक्त से हरिवंश पार्टी की कोई गतिविधि में शामिल नहीं हो रहे हैं, पार्टी की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं और पार्टी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया उसका भी वो अनुपालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि हरिवंश को बेदखल कर देंगे। अशोक जी, आपसे, आपको तो उपेंद्र कुशवाहा वाला प्रकरण पूरा याद ही होगा। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ आते हैं, नीतीश कुमार के साथ आते हैं, नीतीश कुमार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बना देते हैं। जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होता है तो उस वक्त ललन सिंह ये कहते हैं कि संसदीय बोर्ड नाम का तो कोई पद ही नहीं है। उसके बाद होता है क्या, उनको धीरे धीरे साइड कर दिया जाता है और वो निकलते हैं। क्या वही प्रकरण दोबारा दोहराया जा रहा है हरिवंश सिंह के साथ? देखिए, इनडायरेक्टली हरिवंश जी ने खुल करके जदयू की आलोचना नहीं की है और जदयू ने भी हरिवंश जी के नाराज है। बिल्कुल, इस नाराजगी का तो साफ संदेश दे दिया ललन सिंह ने। जब जेडीयू के साथ थे तब भी वो उनकी आलोचना नहीं करते थे। बिल्कुल, अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर नीतीश कुमार और ललन सिंह ने संदेश दे दिया है कि हरिवंश जी अब हमारी पार्टी के लिए नहीं है, वो हमारी पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जदयू वेट एंड वॉच की स्थिति में है ताकि हरिवंश जी को भी वो एक तरह से कहे कि पार्टी से निष्कासित न करे और 2024 में उनका कार्यकाल समाप्त होगा। देखना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में फिर नीतीश कुमार की क्या हैसियत होती है, उस हैसियत के बाद पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन लगता है कि लोकसभा चुनाव तक नीतीश ने, ललन सिंह ने वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखी है। इतना जरूर कह सकते हैं कि हरिवंश जी के बारे में ललन सिंह
ने जो संदेश दिया है, जो बयान दिया है, वही हरिवंश को उनकी हैसियत बताने के लिए काफ़ी है। और इतना तय मानिए कि पार्टी ने कड़ा फैसला लिया है और हरिवंश जी अब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, हरिवंश जी का अगला कदम क्या होता है। चूँकि ये कहा जा रहा था, एक बात और हम आपको जानकारी दे दें कि एक वजह और भी है। कहा जा रहा था कि जब महागठबंधन में नीतीश कुमार आए तो हरिवंश जी को नैतिकता के आधार पर उपसभापति पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जब बीजेपी के साथ जदयू है नहीं तो फिर ये उपसभापति क्यों बने। लेकिन हरिवंश ने उससे भी इस्तीफा नहीं दिया। तो यही सब कारण है जिसके वजह से जदयू का केंद्रीय नेतृत्व नाराज है। एक और सवाल है अशोक जी कि अगर ये जेडीयू से बाहर जाते हैं तो जेडीयू का उपसभापति अब राज्यसभा में है, उनको लेकर के, उस पद को लेकर के क्या स्टैंड रहेगा? छोटे शब्द में जवाब दीजिए। देखिए, ये उपसभापति का पद जो है वो गठबंधन दल को दिया था बीजेपी ने, और इसमें उपसभापति भले किसी एक दल के उम्मीदवार हों लेकिन समर्थन सभी दलों का रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में जदयू जब केंद्र सरकार के विरोध में ही है तो उपसभापति का पद लेकर के वो क्या करेगी। जदयू तो ये संदेश देना चाहती थी कि जियो ही नीतीश कुमार तेजस्वी और कांग्रेस के साथ आए, आरजेडी और कांग्रेस के साथ आए, तो अब हरिवंश जी को अपने पद त्याग देना चाहिए था उपसभापति का। लेकिन ये पद पर ही नहीं बने रहे, जदयू के केंद्रीय नेतृत्व यानी कि जदयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार के दिशा निर्देश का भी उल्लंघन किया। पार्टी हमने पहले कहा, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर चले गए, पार्टी व्हिप का उन्होंने एक तरह से उल्लंघन किया, पार्टी की बैठकों में नहीं आए। तो इस तरह से हरिवंश ने भी मन बना लिया और ललन सिंह ने साफ तौर पर संकेत भी दे दिया। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने उनको मना किया हो कि आप मत जाइए। और ये तो तंज था, ये तंज नहीं, हकीकत भी है। अब हरिवंश ये समझ रहे हैं कि उनकी राजनीतिक यात्रा अब पूरी हो चुकी है। अगर कुछ बनना है तो नीतीश कुमार तो अब बनाएंगे नहीं, बीजेपी अगर कुछ देना है तो ऐसी परिस्थिति में हरिवंश ने अब जदयू से नाता तोड़ने का मन बनाया था। जदयू ने एक तरह से उनको अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया।